हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बातचीत किए थे। उधर हमने ये अच्छे से देख लिए थे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उनका बेसिक्स क्या है, उनका बेसिक डेफिनेशन क्या है। उसके रिलेटेड जो एग्जैक्टनेस का थ्योरम था उसको भी हमने डिटेल में स्टडी किए थे उसके प्रूफ के साथ, और इक्का दुक्का एग्जाम्पल आपको कराया था कि किस तरीके से आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जो उसका वर्किंग रूल होता है वो क्या होता है, वो कैसे आया है, लिंक कैसे हुआ है, सारी चीज़ मैंने डिटेल में कंसेप्चुअली आपको समझा रखा है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, वही वर्किंग रूल के ऊपर और कुछ अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले, और उनके ऊपर बेस करके जो अगला टॉपिक आएगा, ये सारी क्वेश्चन तो आपको ज़्यादातर डायरेक्ट एग्जैक्ट मिल जाएगा, जो डायरेक्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एंड देन वर्किंग रूल से आप उसका सॉल्यूशन निकाल दोगे, ठीक है। बट ऐसे भी क्वेश्चन से आप जानते हो जहाँ पे इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं रहता है। अगर डायरेक्टली वो एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं रहता है तो उनको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे, उस चीज़ को हम आगे के लेक्चर्स में डील करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम डिटेल में यही बातचीत करेंगे कि हम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ कैसे इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर सके, कि बोला एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फील कैसे कर सकते हैं, है ना, कि उनको करेंगे कैसे। बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर आज हम काम करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है, आप जानते हो। और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिया है, वो प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। प्रैक्टिस करने के बाद वो पूरा आपका ग्रिप में आ जाएगा और कोई खास दिक्कत आपको होगा नहीं, है ना। मेरे को लगता है कि और कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस का ज़रूरत भी नहीं है आपको एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये सफिशिएंट है, अपने नोट्स में जितने भी क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और यहीं से आएंगे एग्जाम में ज़्यादातर, मान के चलो 90% क्वेश्चन यहीं से भी आएगा, और अगर 10% बाहर से आया भी तो वो बहुत ही आसान होगा, जो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर जाकर के हम समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को जो डायरेक्टली तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो हम कुछ ना कुछ करके उस कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करवाए, उस चीज़ को ज़रूर अपन सोचेंगे और समझेंगे अकॉर्डिंगली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस पहला क्वेश्चन को दोनों फॉर्मेट में दिया जा सकता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। अभी ये फॉर्मेट देखने के बाद तो आपको कुछ ना कुछ रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट का याद आ रहा होगा, जबकि ये हो भी जाएगा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इस फॉर्मेट में रहने वाले हर एक क्वेश्चन को आप रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर ही दोगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं बोला, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो सकते। जैसे इसको मैं दिख रहा हूँ -2 और यहाँ पे 2, तो काम निपट जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये तो हो जाएगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। बट हर जगह पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है हमारे लिए, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए, तो वेरिएबल सेपरेबल तो यहाँ पे आप कर नहीं पाओगे खास, है ना, मेरे ख्याल से। होमोजीनियस भी फेल हो जाएगा, क्योंकि साथ में कांस्टेंट टर्म आ गया, लीनियर भी होना नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब रिड्यूसिबल टेक्निक के बारे में अगर सोचोगे तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो ये बन जाता शायद अगर यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1 होता, दैट इज 2x माइनस वाई को आप दूसरे वेरिएबल सब्सटीट्यूट करके अकॉर्डिंगली कर लेते। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से तो ये हो जाएगा, और रिड्यूसिबल टू लीनियर का तो बात ही नहीं आता है। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो चलो, बेसिक से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को वो तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर इस प्लेटफॉर्म में रहने वाले हर क्वेश्चन को आप रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस से कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। उसी जगह पे आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जब सारे के सारे 6 के 6 फॉर्मेट, होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर और उन तीनों का रिड्यूसिबल टेक्निक, ये 6 टेक्निक जब फेल हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और डेफिनेटली एज यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आपको सिखाने आया हूँ, तो मैं इसको रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस से खास करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एग्जैक्ट के थ्रू ही क्लिक कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाता है, ठीक है।
तो अब घबराइएगा मत, है ना, इसको आप आराम से डील कर पाओगे, बोला ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अब इसको क्या कर सकते हो, देखो दोस्त, अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो ना, ठीक है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद कहानी कुछ ऐसे हो गया ना। ऑब्वियसली अभी मेरे को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मेट चाहिए, तो इस वाले पार्ट को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन क्यों ना उधर भेज देते हैं। तो ये एम डी एक्स हो गया, ये वाला पार्ट अगर उधर चला गया तो ये x माइनस 2y प्लस 1 डी वाई बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, इसको आप 1 मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। अभी आप क्या करते हो जानते हो, इसी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 को जनरल फॉर्मेट के साथ कंपेयर करके m और n निकालते हो, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, मैं हर जगह पे इतना डिटेल में आपको लिख के नहीं दूंगा, एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूँ, बाकी सारे प्रॉब्लम में लिखना आपका जिम्मेदारी है, मैं सॉल्व करके दूंगा बट लिखना, ये जो कंपेयरिंग वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी पूरा करना आपका काम है, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, वी हैव m बराबर y माइनस 2x माइनस 1 एंड n बराबर x माइनस 2y प्लस 1। क्योंकि दोस्त देखो, हमारे को यहाँ पे कंपेयर करने के बाद m और n तो मिल चुका है, ठीक है। अभी जरूरी थोड़ी ना है कि m dx प्लस n dy बराबर 0 फॉर्मेट में जो भी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी हो पाएगा जब del m बाई del x और del m बाई del y और del n बाई del x इक्वल होगा। तो उसी चीज को चेक करने के लिए हमें वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, तो चलिए निकालते हैं। नाउ del m अपॉन del y जो होगा वो कितना होगा, del y ऑफ y माइनस 2x माइनस 1, सही बात है। तो del y ऑफ y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2x तो कंप्लीटली x का फंक्शन है, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट अगर कर रहे हो तो x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये रिमेनिंग पार्ट का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, तो ये 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं del n बाई del x करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, del x ऑफ n दैट इज x माइनस 2y प्लस 1। तो अभी x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो पार्शियली हो, है ना, x के रेस्पेक्ट में, और 2y प्लस 1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल गया कि भाई del m बाई del y जो है और del n बाई del x जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं दोस्त, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर solution of the given exact differential equation, क्योंकि अभी ये पता चल गया कि ये exact differential equation है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, is क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इस exact differential equation का सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ m dx treating y as constant plus integration of terms in n not containing x, मतलब n का वो टर्म जो x को कंटेन नहीं करता, इंटू डी वाई बराबर 0, 0 क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट, सही बात है, क्लियर। चलो तो m dx क्या हो जाएगा दोस्त, m क्या है यहाँ पे आपके पास, m हो जाएगा y माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 dx ट्रीटिंग y एस कांस्टेंट। अच्छा, अभी n वाले एक्सप्रेशन में वो टर्म ढूंढ के बताओ जहां पे x मौजूद नहीं है। x कहां पे मौजूद नहीं है, यहां पे भी x मौजूद नहीं है, ठीक है, सॉरी ये तो x में है और रिमेनिंग पूरे पार्ट में कोई x का टर्म नहीं दिख रहा है, तो रिमेनिंग पूरा पार्ट आ जाएगा, दैट इज माइनस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई कंप्लीटली आ जाएगा इक्वल टू c, सही बात है। तो अगर मैं y को कांस्टेंट मानूं तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2, ठीक है ना, 2 कॉमन आ गया और एक्स स्क्वेयर का
इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और -1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है -2 इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस डी वाई का इंटीग्रेशन वाई बराबर सी। तो आपके पास जो नेट आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। आया बात समझ में, क्लियर है पूरा, ठीक है। तो यही है प्रोसीजर जिस प्रोसीजर के थ्रू आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, है ना, एंड उसको आप सॉल्व करके नंबर लाते हो और क्या करते हो, ठीक है। चलो नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं नंबर 4 में क्या मसाला डाला गया है। बस फंक्शंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और ख़ास कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली पॉज करके, और हर जगह पे मैं इतना डिटेल में लिखने नहीं वाला हूँ, मैं बस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। आप अपना नोट्स को अच्छे से बना करके रखना, वो आपका जिम्मेदारी है। अगर मैं नंबर 3 किया तो ये आप उम्मीद ही मत करना कि मैं नंबर 6 करके दूंगा, ये आपका होमवर्क बनता है, ठीक है, और इसको आपको बखूबी निभाना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्त? क्यों? क्योंकि देखो ना सेम प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये m हो जाएगा n हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करके दोनों को इक्वल दिखा दो दोस्त, काम निपट जाएगा वहीं पे, खत्म बात, और क्या चाहिए, ठीक है ना। डेल m बाई डेल वाई हो जाएगा b और डेल n बाई डेल x हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये दोनों तो इक्वल नहीं आएगा, सवाल में कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मेरे ख्याल से, मैं चेक करना चाहिए हमें एक बार, मैं एक बार देख के आपको कंफर्म कर देता हूँ। क्यों? सवाल में कहीं ना कहीं पे कोई गड़बड़ मेरे को लग रहा है जी, ऐसा ए एक्स प्लस एच वाई और एच एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी और एच एक्स प्लस बी वाई, हाँ ये एच वाई है, ये एच वाई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, है ना, और अकॉर्डिंगली आप पूरा आराम से कर सकते हो, इसमें खास कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। n का वो टर्म जो जिसमें x कंटेन नहीं हो रहा है वो टर्म क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस एफ हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो जो सिमिलर है मैं होमवर्क देता जाऊंगा ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे प्रॉब्लम हम ही करना जरूरी है हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर खुद नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, ठीक है। अगर आपको सीखना ही नहीं है तो आप पर क्यों रहे? बोला सारी चीज़ अगर मैं करके भी दे दिया तो बहुत कम टाइम के लिए आप खुश रहोगे, क्या खतरनाक मास्टर है, सारी चीज़ कर देता, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बोला, ठीक है। बट वही मास्टर सबसे घटिया होता है मेरे ख्याल, जो बच्चों से करवाता नहीं है। मैं आपका माइंड को ट्रेन करने आया हूँ, ना ही आपको स्पून फीड करने आया हूँ। तब तो पहले ही सेमेस्टर का पहले ही क्लास में मैं आपको नोट्स का जेरॉक्स कॉपी दे देता ना, वही आप रट लेते घर पे बैठ के, आपको पूरा सेमेस्टर क्लास आने का जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने का भी जरूरत नहीं, बोला सब निपट जाता, ठीक है ना। लर्निंग जो होता है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम माइंड को उतना खाना देते जाते साथों साथ और आप सीखते जाते हो, ठीक है, समझ में आया ना। अगर आप सारे सॉल्यूशन मैंने करके भी दे दिया तो चलो इस तरीके का एग्जाम्स में तो आपको फायदा हो जाएगा, बट कंपटीशन में तो अब बुरे तरीके से हालत खराब हो जाएगा ना, कि अब कितना ही सवाल करोगे, जितना सवाल करोगे उसके अगले वाले सवाल ही एग्जाम में आने वाले, ठीक है। तो आपको बेसिक्स को लर्न करना पड़ेगा और उसके बेसिस में 2-3 इक्का दुक्का क्वेश्चन जितना करके देना नेसेसरी समझता हूँ उतना ही करके दूंगा, उससे ज़्यादा अननेसेसरी करके देना आपका जो एफर्ट है उसको मैं किल कर रहा हूँ अगर मैं करके दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये है, ठीक है ना, कि अगर मैं उससे ज़्यादा चीज़ आपको करके दे रहा हूँ तो आपका बर्बादी कर रहा हूँ, और ये क्लियर स्टेटमेंट है ना, आपका बर्बादी होता है। सारी चीज़ अगर मैंने करके दे दिया तो आप क्लास क्यों आ रहे हो? तो पहले सेमेस्टर का पहले दिन में ही अपन नोट्स सप्लाई कर देते ना आपको, उसी को सेमेस्टर बैठ के रट लेते, क्लास भी नहीं करना पड़ता, फुल मार्क भी आपको मिल जाता, बोला, ठीक है ना। तो गणित तो ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है। गणित को सोशल स्टडी अगर बना देंगे तो थोड़ी ना चलेगा दोस्त, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो तो ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत भागो, कुछ ही बेसिक्स है उसको पिक कराऊंगा, वो सीख जाओगे, चाहे सवाल कहीं से भी आए, कोई घंटा फक भी नहीं पड़ेगा, कहीं से भी दे दे उठा के, यूनिवर्सिटी को ओपन चैलेंज करते, कहीं से भी सवाल उठाना है उठा दो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक स्ट्रॉन्ग है हमारा, सारे सवाल कर देंगे, उठाओ ना सर, कहीं से भी उठाना है उठाओ, जितने वैरायटी एग्जिस्ट करते सब बता दूंगा, समझ में आ रहा है ना, उससे बाहर आएगा नहीं,
ठीक है। बट अगर उसके चलते अगर ये क्वेश्चन करने के बाद आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये भी मैं करके दूं, तो आप गलत जगह पे आ गए दोस्त, ठीक है। चल फोर्थ वाले पे अगर मैं सोचूं तो फोर्थ वाले पे बस फंक्शन को चेंज किया गया है ना, कुछ नहीं। एक टीचर का काम है आपको ट्रेन करना, ना कि आपको सॉल्यूशन रीडर बनाना। आपका माइंड को ट्रेन करना ताकि आगे नया सिचुएशन अगर आपके दिमाग के सामने कभी भी आ जाए तो आप उस बार उस सिचुएशन में उसको टैकल करके निकल जाओ। जिस दिन आप उस लायक बन जाओगे उस दिन मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाएगा। और बाकी अगर मैं वो पैसा का हिसाब देता हूं कि आप मेरे को इतना पैसा दिए और हम आपको इतना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर, तो आप गलत जगह पे आ गए। अब दूसरी जगह पे जाओ, उधर आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप खुश रहोगे आराम से, ठीक है। और उधर भी आप अगर खुश रहते भी हो ना दोस्त, तो वो ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगे। एग्जाम से पहले तो आपको रोना ही पड़ेगा। बट अगर इस तरीके से आप लर्निंग करोगे ना, अगर इस तरीके से करोगे ना, तो भले आज मेरे को गाली दोगे बट एग्जाम से पहले फायदा आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें आ रहा होगा तब, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ काम कर रहे हो तो, है ना। कंडीशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई ही नहीं कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो अच्छे से, तब तो कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर अपन पहले सोचे कि जनाब ऐसे पैटर्न ना अपन होमोजीनियस वगैरह में देखते हैं, ई पावर एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई को जेड मान देते हैं, ठीक है ना। एक्स बाई वाई को अगर जेड माने तो मान के शायद हो भी सकता है, क्या पता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हूँ नहीं। पहले 6 के 6 टॉपिक में मैं सारे क्वेश्चन अभी एक एक करके एग्जैक्ट के थ्रू ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्या होगा, लिखना विखना आपके हाथ में, मैं पहले ही बोल दिया, ये वाला हो जाएगा n, ठीक है। तो अगर ये m है तो डेल एम बाई डेल वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो तो 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन वाई, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में जब 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तब तो वो 0 आ जाएगा, और e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो वही होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई वाई। ये तो चलेगा ना दोस्त, चेन रूल को तो मत भूल जाना। अभी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो x तो कांस्टेंट होगा, x बाहर आ गया, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई पावर x बाई वाई। बहुत बढ़िया। डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं, देखते क्या होता है। अगर डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं तो n आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो डेल एक्स अगर निकालोगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, डेल एक्स ऑफ ई पावर एक्स बाई वाई माइनस डेल एक्स ऑफ ई पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये ई पावर एक्स बाई वाई का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। ई पावर एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स बाई वाई ही होगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा। तो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपन सोचने का प्रयास करें दोस्त, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चल रहा है और ये दोनों फंक्शन में ही x प्रेजेंट है। तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे तो हम लोग क्या सोचेंगे अकॉर्डिंगली, देखो e टू दी पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि x को एज इट इज रख दो, e पावर x बाई वाई को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा e पावर x बाई वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई वाई कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई ही होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे अगर करते तो e टू दी पावर x बाई वाई कॉन्स्टेंट रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, सही बात है क्या। तो ये कितना आ रहा है कहीं ना कहीं, e पावर x बाई वाई माइनस वाई, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस x बाई वाई स्क्वायर e पावर x बाई वाई, और यहाँ पे आ रहा है माइनस e पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे यही बच रहा है, और यही चीज एग्जैक्टली इधर भी आपको
देखने को मिल रहा है। तो del m बाई del y और del n बाई del x यहाँ पे क्या है, इक्वल है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन गंदा था, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा गंदा था, इस वजह से बहुत बच्चों को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को करके दे दिया। समझ में आ रहा है ना। अभी इसको सजाना आपका काम है, ठीक है ना। कंपेयरिंग ये वो, m निकाला n निकाला, फिर नाउ दे करके ये वो कैसे लिखते सब बता दिया मैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं, सब पढ़ा रखा है। बाकी जो मजदूरी वाला काम है वो आप करो ना यार, ठीक है, वो अपन क्या करें बोल। तो ये दोनों अभी आप लिख दोगे, देयरफॉर दिस इक्वल टू दैट एंड हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रोमन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पता चल गया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, बात समझ में आ रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, सॉरी टर्म्स in n not containing x into dy बराबर कांस्टेंट, बात समझ में आ रहा है। चलो m dx कितना हो जाएगा दोस्त, m का अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई, 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n, तो टर्म्स इन n जो होगा है ना, n का वो टर्म जहां पे x प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा तो कोई भी टर्म n पे मेरे को दिख ही नहीं रहा है जो x प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो डी वाई बराबर c, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y को कांस्टेंट मानना है, ठीक है, y को कांस्टेंट मानना है। तो 1 इंटू डी एक्स का आंसर तो x आ जाएगा, प्लस e टू दी पावर समथिंग का इंटीग्रेशन भी वही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी वही होगा, है ना। बस एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये e टू दी पावर ax का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि सर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e पावर ax अपॉन a आता है, ठीक है। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, कांस्टेंट का काम 1 बाई वाई, तो यही 1 बाई वाई यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ई टू दी पावर x बाई वाई बराबर कांस्टेंट। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका सही है कि नहीं। आंसर दिया हुआ जाएगा x प्लस वाई ई टू दी पावर x बाई वाई बराबर c, बिल्कुल सही। बात समझ में आया ना, क्लियर। तो इस चीज को समझना, इस क्वेश्चन को अच्छे से, यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट आपको सीखने को मिला, ठीक है। एक तो आपका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर दिक्कत आ रहा है इस तरीके का चीजों में, तो वो चीज क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया चीज आपको सीखने को मिला, ठीक है, कि n जो है उस n का दो टर्म मिल रहा है, दोनों ही टर्म में, एक तो e टू दी पावर x बाई वाई और दूसरा माइनस एक्स बाई वाई इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई। ये दोनों दो टर्म थोड़ी ना है, अरे गधा हो गया, e टू दी पावर x बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई ई टू दी पावर x बाई वाई, ये है ना आपका दो टर्म। तो इन दोनों के दोनों टर्म में हम क्या बोलेंगे कि x तो प्रेजेंट है ना भाई, तो कोई भी टर्म ऐसा मिलेगा ही नहीं जहां पे x नहीं आ रहा होगा n पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली जीरो ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को ना स्टार्ट करके रखो जो आपको वापस रिवीजन के लिए जरूरत होगा, ठीक है। जितनी भी अलग अलग वैरायटी है उनको स्टार्ट करके रखना चाहिए आपको, जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन में आप पूरा सारे के सारे क्वेश्चंस तो बार बार नहीं कर सकते ना दोस्त, ये भी रेस्ट्रिक्शन है आपका, आपको खुद भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाते हैं उनको आप जरूर मार्क करके रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा मत लिखना, नंबर पूरा नहीं मिलेगा, 1 या 1.5 नंबर काट दिया जाएगा, 1 मार्क। फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैं कैसे लिखते हैं, वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अभी बस आपको खुद से उसमें काम करना है। और जो एक क्लास 6 का बच्चे को भी अगर मैं बोल देता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे लिखना है, तो भी वो लिख देगा। और आप तो यूजी का स्टूडेंट हो, आपको तो अकॉर्डिंगली करना ही चाहिए, ठीक है। नंबर 5 जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। समझ में आ रहा है। वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स
प्लस 2xy e टू द पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू dy बराबर 0। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m बोल देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n बोल देंगे। सही बात है, ये m हो गया, ये n हो गया, ठीक है ना। तो अभी डेल m बाई डेल y निकालते, थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा ये सब क्वेश्चन के थ्रू, इसीलिए मैं तो थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वापस देखो यहाँ पे y का फंक्शन, यहाँ पे भी y का फंक्शन, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, बराबर लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल अगर लग जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखो और e टू दी पावर x वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। तो पार्शियल अगर है तो x कांस्टेंट होके बाहर निकल जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y, प्लस इसको सेम रखो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ट्वाइस y हो जाएगा, प्लस ये तो पूरा पूरा x का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या आया, ट्वाइस x वाई क्यूब ई टू द पावर x वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस y ई टू द पावर x वाई स्क्वायर। बात समझ में आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, यहीं से कॉमन वगैरह ले सकते हो आप। तो ये ट्वाइस वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन चला जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो डेल एन अपॉन डेल एक्स देखते क्या है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स है डेल डेल एक्स, ठीक है। ऊपर आएगा ट्वाइस एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्राइस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है तो ट्वाइस y बाहर आ जाएगा, ट्वाइस y बाहर आ जाएगा और डेल डेल x ऑफ क्या हो जाएगा, x ई टू दी पावर x वाई स्क्वायर, और 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x तो 0 ही होगा ना, क्लियर है। चलो +0 लिखो -0 लिखो, वो आपकी बात है। तो ट्वाइस y तो यहाँ पे बाहर आ गया दोस्त, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वापस लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा। तो यहाँ से कौन निकल करके आ गया, ई पावर एक्स वाई स्क्वायर निकल करके आ गया, तो ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 बच गया। एग्जैक्टली दोनों चीज सेम आ गया, मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, मैं एक साथ m को चिपका देता हूँ, वाई स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस दोज टर्म्स इन n which does not contain x, तो ये तो x कंटेन कर रहा है, ये x कंटेन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ -3y स्क्वायर आएगा इंटू डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर को बाहर निकालो, e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो वही होगा और जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो वो नीचे आ जाएगा डिवाइड होके, प्लस 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x टू दी पावर 4/4 और -3 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आंसर विल बी e पावर x वाई स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस वाई क्यूब बराबर कांस्टेंट। है बात समझ में, क्लियर है। तो एग्जैक्टली इसी प्लेटफॉर्म में हम सवालों को कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको स्टार लगा चुके हो तो इसको स्टार लगाने का ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से स्टार करके रख दीजिएगा ताकि फाइनल में जब रिवीजन करने बैठोगे तो कम क्वेश्चंस को रिवीजन के थ्रू ही आपको सफिशिएंट चीज़ें हो जाए। इनिशियली हम ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए देते हैं हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में, क्योंकि प्रैक्टिस करके आपका टॉपिक ग्रिप में आए। एक्स्ट्रा कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराते, दैट्स वाई हम सारे क्वेश्चन नोट्स में ही ऐड कर देते। उनमें से कुछ तो जो जितना ज़रूरी है वो तो हम खुद करते, अदरवाइज जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं होमवर्क में छोड़ देता तो जरूर शायद आप कर पाते, बट एज मैंने कर दिया, बट फिर भी इसको स्टार मत कीजिएगा क्योंकि स्टार करके रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन के लिए। आपको क्या लगता है कि आप एग्जाम में बैठ जाओगे बिना रिवीजन किए? पॉसिबल है ये आपके लिए? कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बाद में क्या करना है, उसका खाना भी तो तैयार करके रखना है ना साथों साथ जब पढ़ते हैं। क्या बाद में पूरा कॉपी वापस कर पाओगे जितना आपको पढ़ाया जाएगा? 5 यूनिट में इतने लेक्चर्स आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। तो जरूर आप स्टार्ट करके रखिएगा उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके लिए नेसेसरी आपको लगता है कि शायद एक अटेम्प्ट में आपसे नहीं हुआ, आपसे 2 से 3 अटेम्प्ट फाइट मारने के बाद हुआ, या फिर शायद बाद में मेरे को ही करके देना पड़ा वो सवाल। उन क्वेश्चंस को रिवीजन के लिए जरूर आपको फायदा होगा
स्टार करके रखिएगा। एक बार बता रहे, थ्रू आउट द सेमेस्टर नहीं बताएंगे, याद रखना। इतना आप मैच्योर हो कि आप बातों को समझ जाओ। अगले क्वेश्चन पे सोचते, चलिए देखते थोड़ा ध्यान से क्या है क्या नहीं है, डील करने की कोशिश करते अकॉर्डिंगली। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस कोसाइन ऑफ y इंटू डी एक्स प्लस x प्लस लॉग x माइनस x साइन y इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक दोस्त, इसको मान लो m, इसको मान लो n। तो डेल एम अपॉन डेल एक्स जो है, सॉरी डेल वाई जो है वो कितना आ जाएगा, y होगा, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई बाई एक्स आएगा। तो x तो कांस्टेंट की तरफ ट्रीट है, तो 1/x बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 है, और cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 1 ही है। तो ये आंसर आ गया 1 प्लस 1/x माइनस साइन y। और अभी अगर मैं डेल एन बाई डेल एक्स के बारे में सोचूं तो वो कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 है, log x का 1/x हो जाएगा, और माइनस साइन y तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये सिंपल है, दोनों इक्वल आ गया। अभी इसको इंटीग्रेट करना है m y को कांस्टेंट मानते हुए, बहुत ही आसान है। 1/x dx का इंटीग्रेशन ln mod x हो जाएगा, है ना, और cos y तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और यहाँ से तो हमें वही टर्म लेना है ना जहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा कोई भी टर्म हमें नहीं मिल रहा है तो वो तो 0 में काउंट होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इक्वल टू सी। तो आंसर मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ कितना होगा यहाँ पे। एम डी एक्स का अगर मैं बात करूँ y को कांस्टेंट मानते हुए, तो y इंटू एक्स एक्स वाई हो जाएगा, प्लस y बाहर गया y ln mod x हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे पहले एक्स वाई आ जाएगा, प्लस y ln 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, ln x नहीं। बहुत बच्चे गलती करते, समझ जाइएगा बात को। ठीक है, और फिर जाकर के आपके पास आ जाएगा cos y इंटू एक्स, cos y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बराबर कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको भी मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा, इसमें मेरे को करने लायक खास कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है उसको मैं स्टार भी लगा देता हूँ और वो मैं कर भी देता हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है ना, हर जगह पे आपको दिख जाएगा, आपके एग्जाम्स में भी ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 8, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 0। एग्री करोगे? क्लियर है? तो यहाँ से dx और यहाँ से dx उठा ले बिल्कुल। तो ये x आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सही बात है, क्योंकि जब तक मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा उसको, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे भी एम डी एक्स एन डी वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी एम डी एक्स एन डी वाई दिख रहा है, तो दोनों को मर्ज करके एक बनाना तो पड़ेगा ना हमें सबसे पहले। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, प्लस वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है, इसको आप 1 बोल सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं। कंपेयरिंग द above differential equation 1 with m dx plus n dy बराबर 0, we have कितना आ जाएगा दोस्त? m का वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और n का वैल्यू हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सही है, m को अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो डेल m अपॉन डेल y होगा। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, तो यहाँ पे तो दोनों ही वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों वेरिएबल है तो यहाँ पे कोशेंट रूल लग जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 ही होगा,
क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही है। अगर y कांस्टेंट होता तो बाहर ही चला जाता ना पहले। माइनस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो 0 होगा और प्लस ट्वाइस y हो जाएगा। ठीक है, तो यही आएगा कहीं ना कहीं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, तो आंसर आ रहा है 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप डेल एन अपॉन डेल एक्स को निकाल दीजिए, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स आपका क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा प्लस इधर कोएफिशिएंट रूल लग जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ट्वाइस एक्स ही हो जाएगा, पार्शियली ऑब्वियसली पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अरे भाई क्या कहानी चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तब तो ये कहानी इक्वल नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया, इक्वल नहीं आया, सही है। अगर इक्वल नहीं आया, सवाल ठीक है कि नहीं पहले मैं चेक कर लेता हूँ, या तो मैं डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अभी तक मैं लाया नहीं, तो उसका क्वेश्चन क्यों पिक किया समझ नहीं पा रहा हूँ। x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और y प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वल तो आना चाहिए। क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं पा रहे दोस्त। आप समझ पा रहे हो क्या कुछ? अगर पा रहे हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त। शायद कोई ना कोई मिस्टेक किया है हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेक कर लेते वापस। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चल रहा है तो x का डिफरेंशिएशन 0 है, माइनस डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस y इंटू 0 प्लस ट्वाइस y। तो अच्छा, अरे यार y इंटू ट्वाइस y तो ट्वाइस वाई स्क्वायर होगा ना, ट्वाइस वाई स्क्वायर अगर होता है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो घूम के जाने के बाद तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाया नहीं, अगर ये अनइक्वल होता है तब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए ये डायरेक्ट ही एग्जैक्ट मिल गया आपको। देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, एंड हेंस the differential equation represented by 1, the differential equation represented by 1 is an exact differential equation. Differential equation represented by 1 is an exact differential equation. Therefore the solution of the exact differential equation 1 is, उसका सॉल्यूशन क्या होगा ज़रा बताइए, इंटीग्रेशन m इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy बराबर कांस्टेंट m dx। तो ये कितना आ जाएगा, m क्या है आपका, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। n का वो टर्म लेना है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज y लेंगे ऑब्वियसली, और तो कुछ है ही नहीं, बाजू वाले पे तो x कंटेन हो रहा है, तो x dx का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y कॉन्स्टेंट तो y बाहर चला गया, और यहाँ पे आ जाएगा dx बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर c। अभी dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे किसके तरह ट्रीट होगा, y तो कांस्टेंट है ना, तो ये इस इंटीग्रेशन के तरह ट्रीट होगा। समझ में आया ना, इस इंटीग्रेशन के तरह ट्रीट होगा यहाँ पे आराम से, ठीक है।
और ये शायद tan इनवर्स में जाएगा आपको 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, a के जगह पे y आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला मेरे को क्लियर नहीं है, भूल गया मैं। शायद tan इनवर्स में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं x को a tan थीटा सब्सटीट्यूट करूँ तो ये sec थीटा में जाएगा ऊपर, ओ सॉरी ये sin इनवर्स में जाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि x को अगर मैं a tan, फॉर्मूला वगैरह मेरे को याद नहीं रहता यार, खास करके x को अगर मैं डिराइव कर लेता हूँ, x को अगर a sin थीटा a tan थीटा पुट करेंगे, ऑब्वियसली प्लस है तो a tan थीटा ही पुट करेंगे, a स्क्वायर बाहर गया, 1 + tan स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर। अच्छा cos स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर अगर बनता है तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए 1/2 बाहर से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 a स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर तो हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। तो डेफिनेटली अच्छा यहाँ पे भी तो साथों साथ आएगा, अरे dx भी तो आएगा, x को अगर a tan थीटा मानोगे तो dx भी तो आएगा ना, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो 1/a स्क्वायर बाहर गया था, है ना, ये dx आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ गया 1/a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/a आएगा आपके पास, है ना, 1/a आएगा और उधर से आ जाएगा d थीटा, दैट इज 1/a इंटू थीटा, tan इनवर्स में ही आएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/a, सही है, जो मैंने बोला था वही होगा, 1/y tan इनवर्स x/y ही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम हो गया, इसको ज़रूर आप रिवीजन के लिए यूज़ करके रखिएगा, मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, चलो, तो अगर ये क्वेश्चन मैं करा के दे दिया आपको दोस्त, अगर मैं ये क्वेश्चन करा के दे दिया तो क्या आपको लगता है कि 9 और 10 मेरे को करने का ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसी पैटर्न का है ना कि आप x dx और y dy दो बार दिया है, तो आप मर्ज कर दीजिएगा इसको इस तरीके से, पहले इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, सारी चीज़ को m dx + n dy बना दीजिएगा, है ना, कॉमन माइंड सब्ट्रैक्ट करके, जैसे यहाँ पे dy का ब्रैकेट में कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, x × x² + y² माइनस a² dx, वो आ जाएगा dy का कॉफिशिएंट। सिमिलरली dx का कॉफिशिएंट को n बोल दो, एंड देन आप पार्शियल डिफरेंशिएट करके चेक करो, एग्जैक्ट डेफिनेटली आएगा। क्यों डेफिनेटली आएगा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस पिक किए वो सारे के सारे डायरेक्ट एग्जैक्ट वाले सवाल हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कि आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी तक पढ़ाया नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी वो अगले लेक्चर में आएगा तो अकॉर्डिंगली हम समझेंगे। ठीक है, तो del m/del y और del n/del x इक्वल आपको मिलेगा ही। अगर इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, मैं लिया एक आध क्वेश्चन लिया, आखिरी क्वेश्चन में मैं फ्लेवर दिखाऊंगा आपको, तब तो आप समझोगे। ठीक है, मैं फील कराऊंगा, आज ही शुरुआत करूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। एक r और थीटा के फॉर्मेट में, पोलर वाले फॉर्मेट में करा देता हूँ एक आध। ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे थोड़ा बहुत। सही है दोस्त, चलो चलो r और थीटा के फॉर्मेट में अगर मैं कंसीडर करूं किसी भी क्वेश्चन को, मान लीजिए यहाँ से r + sin थीटा - cos थीटा, r + sin थीटा - cos थीटा इंटू साथ में क्या आएगा dr। ठीक है, प्लस इंटू d थीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में बना हुआ है, तो यहाँ पे तो m dx और n dy लिखने से काम नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली अब क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ m dr प्लस n d थीटा बराबर 0, वी हैव बस वेरिएबल चेंज कर दिया, एक्स वाई को r थीटा कर दिया, कार्टेशियन से वो पोलर इक्वेशन हो गया। तो ये क्या आएगा, m का वैल्यू हो जाएगा r + sin थीटा - cos थीटा, और n का वैल्यू हो जाएगा क्या, n का वैल्यू हो जाएगा r × sin थीटा + cos थीटा, r × sin थीटा + cos थीटा। बात समझ आ रहा है, क्लियर? चलो, तो m आपके पास ये मिल गया और n आपके पास ये मिल गया। बात समझ में आया ना, m आपको ये मिल गया और n आपको ये मिल गया। सही बात है। चलो, तो अगर m और n अगर आपको ये मिला, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो दोस्त ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि सबसे पहले सर यहाँ से del m/del
डेल थीटा निकालो। डेल एम बाई डेल वाई था तो वाई की जगह पे थीटा है, तो वो कितना आ जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही बात है। और यहाँ पे अगर मैं डेल एन अपॉन डेल आर करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तब तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, और आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर तो पार्शियली हो ऑर्डिनरी हो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द गिवन differential equation is an exact differential equation, is an exact differential equation। बात समझ में आया ना, क्लियर है। चलो, and hence its solution is, एक साथ ही देख दो क्या आ जाएगा, m इंटू एम डी एक्स आता था, तो यहाँ पे x की जगह पे r है तो ऑब्वियसली m डी आर आएगा। ट्रीटिंग कौन कांस्टेंट, थीटा एज कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग कौन, r या थीटा, x को कंटेन नहीं करते, x के जगह पे r आया तो ऑब्वियसली r को कंटेन नहीं करने, इनटू साथ में d थीटा बराबर कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू डी आर, m क्या है, r प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, r प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साथ में क्या आएगा, डी आर, साथ में क्या आएगा, डी आर आएगा जहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग आर, एन का वो हिस्सा जो आर को कंटेन ही नहीं करता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। आप बोलोगे सर ये टर्म, अरे ये कोई टर्म थोड़ी ना, ये तो फैक्टर है। ठीक है, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा दो टर्म होगा जो प्लस से सेपरेटेड है, तो आर साइन थीटा पे भी थीटा है, आर है, और आर कॉस थीटा पे भी आर है, तो ऐसा तो कोई टर्म मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आर डी आर का इंटीग्रेशन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो पूरा बाहर आ जाएगा, और साथ में डी आर का इंटीग्रेशन आर बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। सही है, क्लियर है दोस्त, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी आर का इंटीग्रेशन आर बराबर सी आ जाएगा। क्लियर, कोई खास दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने ख़त्म कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस के साथ। y साइन 2x, ये सब मेरे ख्याल से, अच्छा यहाँ पे dx शायद मिस हो गया होगा। ठीक है ना, तो डेल एम बाई डेल वाई तो साइन 2x आ जाएगा, और इधर से अगर करे तो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो वही साइन 2x आएगा। तो ये भी इजी है, बहुत काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो ये सब भी आप खुद से आराम से हल निकाल सकते हो, इसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर देखूं तो अगर डायरेक्ट एग्जैक्ट बन रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है ना, 4x क्यूब डेल एम बाई डेल वाई ना, तो माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4y क्यूब, और उधर डेल एन बाई डेल एक्स अगर करते हैं तो माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वायर, और साइन वाई का तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे दोनों, डेल एन बाई डेल एक्स अगर करे तो माइनस 4y स्क्वायर इंटू 1 वही आएगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई का क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर वाई का आ जाएगा मान लीजिए माइनस 4xy, सही तो है। ऊपर वाले का तो m को तो n y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो माइनस 2y स्क्वायर, ओहो डेल एम बाई डेल वाई y के रेस्पेक्ट में कर रहे, तो x कांस्टेंट होगा, तो माइनस 2x आएगा इंटू ट्वाइस वाई, और 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब। ऐसा क्यों दोस्त, प्लस 4y क्यूब आ रहा है और यहाँ पे माइनस 4y स्क्वायर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, कुछ तो मिसिंग है क्वेश्चन में। देख लेते एक आध बार, डेल एन बाई डेल एक्स कर रहे हैं ना, डेल एन बाई डेल एक्स कर रहे हैं, इसलिए मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, डेल एम बाई डेल वाई कर रहे हैं, तो इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे, तो ये तो ज़ीरो, ये माइनस 4xy और ये 4y क्यूब, सही है, और इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो -4xy, x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो -4 + 4y स्क्वायर, सही तो है। शायद यहाँ पे क्यूब होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, शायद यहाँ पे क्यूब होगा, y क्यूब होगा, ऐसा कुछ मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, चेक करके इसको करेक्ट करके देता हूँ। सही है दोस्त, इसको चेक कर लेता हूँ मैं, इसको चेक करके तुरंत आपको करेक्ट करवा के देता हूँ सवाल को, ठीक है ना। मैं चेक करके इसको करेक्ट करवा के देता हूँ। बोला क्वेश्चन कहाँ गया, यही मिल नहीं रहा अपने को। बोला सही है क्या, शायद सवालों में कोई दिक्कत होगा दोस्त, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे गड़बड़ होगा यार। ठीक है, बुक में तो वही प्रिंटेड है कि y स्क्वायर बोल के ही दिया गया है, सही बात है, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि ये ठीक ठाक दिया है। यहाँ पे कुछ झोल है, मेरे को गड़बड़ लग रहा है यार। वो होगा डेफिनेटली, अदरवाइज तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा पिक्चर में और इसी को आप लेके सरवाइव करना पड़ेगा। -4x, पता नहीं यार, पता नहीं, ये कंफर्म है, इतना तो समझ आता ही है कि यहाँ पे मिस्टेक होगा, अदरवाइज तो ये एग्जैक्ट बनेगा ही नहीं ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पिक्चर में आ जाएगा तो ज़रूर इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा एक आध बार। बुक में गलती हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये y क्यूब होगा तभी आप कर पाओगे, और y क्यूब अगर हो गया तब तो आपसे बेहतर इसको करना कोई जानता ही नहीं होगा। अभी तो आप लोग पूरा मास्टर बन चुके होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे वापस वही प्रोडक्ट रूल वाला सिनेरियो आ रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट रूल वाला सिनेरियो मैं ऊपर बहुत करके दे चुका हूँ, तो ये भी होमवर्क देना बनता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को मैं ज़रूर कराऊंगा, उससे पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे ही ये दोनों क्वेश्चन हो जाता है मैं लास्ट क्वेश्चन को पिक करूँगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके तो ज़रूर आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हो, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि उसमें अच्छी बात है। सही है, चलो देखते हैं अकॉर्डिंगली एंड देन चीज़ों को समझते हैं। चलो नंबर 2, अगर मैं बात करूं नंबर 2 तो ये क्या होगा, शो दैट दिस इज अ फैमिली ऑफ पैराबोलास। ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोलास, तो हमें ये पता है 4x + 3y + 1 dx प्लस, सॉरी फैमिली ऑफ पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। ठीक है, तो कंपेयर कर लो इसको, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कंपेयरिंग विथ m dx + n dy = 0, वी हैव m का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x + 3y + 1 आएगा, और n का वैल्यू क्या आएगा दोस्त, n का वैल्यू आएगा 3x + 2y + 1। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो ∂m/∂y जो होगा वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 3, है ना, और ∂n/∂x जो होगा वो हो जाएगा कहीं ना कहीं 3। सही है, तो दोनों इक्वल आ गया, आराम से अपन कर सकते हैं। तो ∂m/∂y और ∂n/∂x दोनों इक्वल आ गया, तो अगर इक्वल आ गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर ∂m/∂y = ∂n/∂x, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन represented by 1 is an exact differential equation and the solution is, solution क्या होगा, y as constant, terms in and not containing x, not containing x is equal to c,
इंटीग्रेशन m dx 4x प्लस 3y प्लस 1 dx y कांस्टेंट प्लस n का वो टर्म जो x को कंटेन नहीं करता है। तो 3x तो x को कंटेन कर रहा है, ऑब्वियसली 2y प्लस 1 x को कंटेन नहीं करेगा, इंटू डी वाई बराबर c। तो ये कितना आ गया 4x dx का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3y कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा तो 3xy आ जाएगा, प्लस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 2y स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस y बराबर कांस्टेंट। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रहा होगा उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखे तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अभी आप जानते होंगे कि एक जनरल 2 डिग्री कर्व, ये आपको क्या मिला, एक जनरल 2 डिग्री कर्व। एक जनरल 2 डिग्री कर्व अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़े हो आपके जेईई प्रिपरेशन के दौरान तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं पता होगा, अभी जान लीजिए। ये 2 डिग्री जनरल कर्व होता है जो एक पेयर ऑफ लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को भी करता है, कॉनिक्स को भी करता है, सबको करता है, जितने भी 2 डिग्री कर्व है। तो अगर ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है तो जो कंडीशन होता है वो होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये एक हाइपरबोला होगा। एज आपको क्वेश्चन में बोला है कि फैमिली ऑफ हाइपरबोला प्रूव करना है तो आपको बताना पड़ेगा। तो अब क्या लिखोगे, इसको रोमन 2 मान लो और लिख दो कंपेयरिंग टू विथ जनरल 2 डिग्री कर्व ax स्क्वेयर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c बराबर 0। वी हैव a का वैल्यू कितना 2, h का वैल्यू कितना, देख 2h का वैल्यू 3 है तो h का वैल्यू 3/2 होगा और b का वैल्यू कितना 1। नाउ h स्क्वेयर माइनस ए बी जो होगा वो कितना होगा 9/4 माइनस 2। ठीक है ना, तो ये लगभग आपके पास कितना आ रहा है, ये तो ज़्यादा आ रहा है यार, ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना है। अच्छा 3/2 होल स्क्वायर 9/4, हाँ सही है ऑब्वियसली। तो ये तो 9/4 अगर हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा दोस्त, गड़बड़ हो जाएगा ना, 2.25 माइनस 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या हमने कहीं पे कोई गलती की है, चेक करना पड़ेगा। 4x dx 4x स्क्वायर बाई 2 2x स्क्वायर, 3y कांस्टेंट बाहर चला गया 3xy प्लस x प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 तो y स्क्वायर आएगा, तो b तो 1 है, तो h स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो इलिप्स का कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 अगर आता है तभी हाइपरबोला कंडीशन है। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर the equation represented by 2 represents family of hyperbolas। ये पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा, अगर ये आखिरी पार्ट नहीं दिखाते हो सिर्फ सॉल्व करके रख देते हो तो आपको 1 या 1.5 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर ये चीज़ याद रखिए कि ये यहाँ पे अभी सर्कल एलिप्स ये सब भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो मैं ज़रूर एक नोट फॉर्म में ये आपको बता देता हूँ, आप ये याद रखिएगा कि कब एक जनरल 2 डिग्री कर्व ये सारे कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको, आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ ये नोट के फॉर्म में ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कल या एलिप्स या दूसरा कुछ भी कर्व्स पूछ देता है तो आप स्ट्रगल ना करो, एज एनसीईआरटी सिलेबस में तो ये सब होता है नहीं। ठीक है, तो जनरल 2 डिग्री कर्व रिप्रेजेंट्स नंबर 1 पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कंडीशंस क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा, वो डिटर्मिनेंट कौन है, कोएफिशिएंट्स के बीच का डिटर्मिनेंट है। आप हैप्पी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोज फॉर कॉफी बराबर 0। अगर ये 0 हो गया तो काम हो जाएगा, ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल कब होगा, सर्कल होने के लिए जो कंडीशन है वो एज को 0 होना पड़ेगा, दैट इज XY वाला टर्म गायब होना पड़ेगा, वैनिश होना पड़ेगा, और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वेट होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक
ठीक है। पैराबोला कब होगा? पैराबोला हो जाएगा जब एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के इक्वल आ जाता है। एलिप्स कब होगा? एलिप्स हो जाएगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाता है। और हाइपरबोला कब होगा? वो तो आप जान ही चुके हो, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? तो ये पांचों कंडीशन याद रख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और उस टाइप में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। बोला जा रहा है कि लैम्डा का क्या वैल्यू के लिए ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एंड देन उसको आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो मैं लिख विक नहीं रहा हूं, प्रॉपर कंसेप्ट बता रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखो एग्जाम में लिखना आपका काम है। ठीक है, या फिर लिख ही देता हूं, चलो जो भी ये देखा जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को सोचूं तो ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग वाला कहानी आप लिख दीजिएगा। एम आपको क्या मिला? 2x e टू द पावर y प्लस 3y स्क्वायर। अभी आपको n पर एक वेरिएबल डाल दिया लैम्डा, और पूछा लैम्डा का क्या वैल्यू होगा सच दैट ये एग्जैक्ट होगा। तो एग्जैक्ट होने के लिए आप क्या जानते हो कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल होना पड़ेगा। तो डेल एम बाई डेल वाई का अगर बात करें तो वो कितना आएगा? y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 2x e टू द पावर y प्लस 3y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 6y हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लाइज यहाँ पे अगर मैं डेल एन अपॉन डेल एक्स का बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा? 6x आ जाएगा, प्लस लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो वो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन तो e पावर y ही रहेगा। ठीक बात है, तो 6y 6x और यहाँ पे लैम्डा e टू द पावर y हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है दोस्त। अभी आगे कहानी को समझते हैं हम लोग, है ना? आगे कहानी को समझते हैं अकॉर्डिंगली, देखते क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ना पैटर्न तो बन नहीं रहा है दोस्त। अगर डेल एम बाई डेल वाई का मैं बात भी करूँ, ओहो एम डी एक्स, एम तो उल्टा कर दी मैंने, अरे यार एम एन डी वाई आता है ना, एम डी एक्स आता है, तो ये एम होगा, ये एन होगा और ये m होगा। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x के रेस्पेक्ट में करना चाहिए था, और इसको y के रेस्पेक्ट में करना चाहिए था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो n को अगर y x के रेस्पेक्ट में करते तो कितना आ जाएगा? 2 e पावर y बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, और 3y स्क्वायर का तो 0 होगा। और इसको अगर y के रेस्पेक्ट में करते तो ये तो 0, और लैम्डा e पावर y तो लैम्डा e पावर y ही होगा। तो ये लैम्डा y पावर y आ जाएगा, ये 2 e पावर y आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? फॉर द एवर्ब डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो डेल एम बाई डेल वाई है लैम्डा ई पावर वाई, यहाँ से 2 ई पावर वाई है। बच्चे यहाँ पे ऐसे ऐसे काट देते जो कि गलत है, क्योंकि वो गलत मैथमेटिक्स सीख के आते हैं। यहाँ से बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए, फिर रीज़न देना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, नेवर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होता है, वो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। पुट करके देख लो। आप बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी में ये एग्जैक्ट 0 कभी नहीं बनेगा, 0 पे टेंड करेगा। तो हम लिखेंगे एज e पावर y नॉट बराबर 0, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर तो 0 है ना, तो किसी ना किसी को तो 0 होना ही पड़ेगा। अगर e पावर y 0 नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली इसको 0 होना पड़ेगा। बट अगर इस तरीके से आप काट देते हो तो आपका लॉस ऑफ रूट होता है दोस्त। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्ञानी बच्चा क्या करता है जानते हो? मास्टर लोग भी करते हैं, ऐसे काट देते और x का वैल्यू 1 लिख देते। कुछ नहीं आता ऐसे इंसान को यार, क्या बोले उनके बारे में।
क्या x बराबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 4 माइनस 4 और इधर 2 माइनस 2, 0 इक्वल टू 0। तो अगर आप इस तरीके से काट दोगे आपके पास तो एक ही आंसर आया ना। दूसरा आंसर कहाँ हुआ? दूसरा आंसर लॉस हो गया आपका। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट। अगर फैक्टर्स को कैंसिल करोगे तो इसी प्रकार से लॉस ऑफ रूट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ रूट नहीं होता। क्यों जानते हो? क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे कुछ लैम्डा स्क्वायर होता है ना, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन आ जाता लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर और आप इसको काट देते और 1 बराबर लैम्डा बोल देते तो गलत है यार, क्योंकि लैम्डा का एक और सॉल्यूशन में निकाल सकता हूँ और वो कौन है? वो 0 है। तो यहाँ से क्या मिलता कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो लैम्डा का 2 आंसर आता, 0 और 1। बट अगर आप इस तरीके से फैक्टर काटोगे तो आपके पास एक ही आंसर आएगा, लैम्डा बराबर 1। ये सब आपका बेसिक्स है जो शायद आपका मास्टर ने आपको सिखाया नहीं होगा +2 में, और अगर सिखाया है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो। जिनसे भी आप पढ़े हो उनको दिल से थैंक बोलो। ठीक है। तो ये लैम्डा बराबर 2 आ गया आपके पास दोस्त। ठीक है। तो लैम्डा बराबर 2 के लिए आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। देयरफॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा 2x e पावर y प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2e पावर y इंटू dx बराबर 0। अभी आप इसको m मत मानिएगा, अभी इसको आप m डैश मानिए, इसको n डैश मानिए एंड देन सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, क्योंकि n तो ऑलरेडी आप मान चुके हो ना। ठीक है। तो इसको m डैश मानिए, इसको अगेन आप लिखिएगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, है ना, विथ m डैश x। और वापस दिखाने का जरूरत नहीं क्योंकि एग्जैक्ट तो वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन में बोल के दिया कि एग्जैक्ट क्या होगा, तो लैम्डा का वैल्यू 2 होगा तो एग्जैक्ट होगा, तो वही 2 हमने पुट कर दिया। ठीक है ना। तो डायरेक्टली ये भी लिखने का जरूरत नहीं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एंड इट्स सॉल्यूशन इज, अब जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ m ये है। बार बार बोल रहा हूँ, dy पहले लिखोगे तो ऐसे सिली मिस्टेक होने का चांस है जो मेरा हुआ था अभी। ठीक है। तो dy के साथ जो भी रहेगा वो n होगा, तो m ये होगा। ठीक है। इंटू dx ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n कितना होगा? 2x e पावर y प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy, मतलब दोज टर्म्स इन n विच डज नॉट कंटेन x, तो कौन आएगा? 3y स्क्वायर आएगा सिर्फ। 2x पे तो 2x e पावर y पे तो x वाला टर्म प्रेजेंट है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अभी आखिरी वाले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज़रा ध्यान से आप समझ करके इनको नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया भी नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही होमवर्क में दिया। आप कर लीजिएगा उनको इज्जत से, बाकायदा एक एक चीज़ को जो मैंने कराया है उनको पहले अच्छे से नोट करोगे, देन जो मैंने होमवर्क दिया है उनको करोगे, या फिर साथों साथ अगर आप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। आपका नोट्स है, आप कैसे भी बनाना चाहते हो बनाओ, बट सिस्टमेटिक होना चाहिए ताकि रिवीजन के वक्त आपको हेल्प करे। और रटाफिकेशन भी नहीं होना चाहिए कि बिना समझे सिर्फ नोट्स ही बनाए थ्रू आउट द सेमेस्टर, समझने के नाम में तो गोल गोल है सब। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, है ना, m dx प्लस n dy बराबर 0। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्त, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कंपेयरिंग, मतलब जो भी ये सब नौटंकी आप करना, ये m है और n का वैल्यू क्या है? नेगेटिव में है, तो n को मैं माइनस एक साथ कॉमन लेकर के उल्टा करके लिख रहा हूँ, और ये है आपका m। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ डेल m को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कितना आ जाएगा? 2y। और n को विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करता हूँ तो कितना आएगा? -4x। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों एग्जैक्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। बट थोड़ा सा चेंज करके मैं दिखाता हूँ, एक कहानी दिखाता हूँ। इसको रीराइट करो, इसको रीराइट कुछ इस फॉर्मेट में करो कि ये यहाँ पे भी x² प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी x² प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना मैं x² प्लस वाई स्क्वायर से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो करने के बाद क्या बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। करने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, और उधर आ जाएगा आपका, उधर आ जाएगा प्लस में अगर मैं बोलूँ तो y डिवाइडेड बाई x² प्लस वाई स्क्वायर -1, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये एग्जैक्टली आपका बन चुका है
नहीं, उधर तो x था। चलो अभी ये डिवाइड करने के बाद ये m बन गया, ये n बन गया। तो ज़रा अभी del m बाई del y निकालिए ना ज़रा। 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और नीचे क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2y। तो ये आ गया माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। और डेल एन बाई डेल एक्स निकालो जरा, डेल एन बाई डेल एक्स निकालो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई तो बाहर आ गया, या फिर y का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वाई इंटू ट्वाइस एक्स, ठीक है, और इधर तो 0। तो यहाँ से भी क्या आया? माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये और ये सेम आ गया। बोले सर कहानी कुछ समझ नहीं आया, अभी तो ये एग्जैक्ट बन रहा है, पहले क्यों नहीं बन रहा था? कहानी में क्या चक्कर है? अभी ये एग्जैक्ट बन गया, अभी ये सॉल्व तो कर पाओगे ना? इंटीग्रेशन ऑफ m dx, चलो सॉल्व वाला पार्ट बता ही देते। इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, और n का वो टर्म लेना चाहिए जहां पे x कंटेन नहीं कर रहा है। तो यहां पे तो x कंटेन है, -1 पे बस नहीं है, तो सिर्फ -1 ही आएगा। तो x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x है, माइनस dy का इंटीग्रेशन y है, और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो y कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, बट x तो ऊपर प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा यार, उसका तो मास्टर होंगे आप, अगर वो नहीं आता है तो कैसे चलेगा काम। यहाँ पे हाफ लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो एडजस्ट तो हो गया, 2 और हाफ कैंसिल होकर ऊपर वाले के इक्वल तो आएगा। अभी फायदा क्या होगा? बस इसको सब्सटीट्यूट अगर कर दोगे t, तो न्यूमरेटर dt बन जाएगा, इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन, ये सभी जानते होंगे। तो डायरेक्टली dt बाई t, तो आंसर लॉग में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा y x माइनस वाई प्लस हाफ, ऊपर वाला dt हो जाएगा, नीचे वाला t हो जाएगा, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस t, लॉग ऑफ मॉड्यूलस t, और t को मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पार्ट तो ठीक है, ये यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया, वो भी आपने सीख गए। अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ कहानी समझ में आ रहा है सर, बट एक चीज समझ नहीं आया सर, कि किसी भी क्वेश्चन में आपने इस तरीके से रीराइट करने तो नहीं देखा। अगर कुछ किए हो आप, तो डेफिनेटली आपने क्या किए थे? आपने क्या किए थे? आप जैसे इसी क्वेश्चन में आप dx का कोफिशिएंट को मर्ज किए थे, मर्ज इस तरीके से किए थे, आप रीअरेंज किए थे, बट इस तरीके से एक और फैक्टर से डिवाइड करके ऐसे तो काम नहीं किए थे। यही एग्जैक्ट का मैजिक है दोस्त, यहीं पे शुरू होता है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया दोस्त, ये वाला क्वेश्चन, वो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, वो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। उसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना, उसका मतलब ही है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुआ, जो कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको हम सॉल्व कर पाए। बात समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? पूरा कंसेप्ट पकड़ पा रहे हो ना? जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था ही नहीं, अगर हमने उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एग्जैक्ट बन गया। दैट इज, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कन्वर्ट हो गया, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर कन्वर्ट हो गया एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब क्या? कि ये कुछ रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का कहानी आपको नहीं लग रहा है, कि जो एग्जैक्ट नहीं था उसको एग्जैक्ट बनाया एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और उसी फैक्टर को अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, आपको बात समझ में आ गया होगा। मैं बहुत कंसेप्चुअली इस चीज को डील किया, समझिएगा बात को। डायरेक्ट डेफिनेशन भी बोल सकता था मैं, बट वो चीज मैंने नहीं बोला, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फील नहीं आएगा, फील ही नहीं आएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन बुक किस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, कुछ फील ही नहीं कर पाओगे बोला। तो एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने कुछ अनाप शनाप रीअरेंजमेंट किया, रीराइट किया, दैट इज वो चीज क्या किया मैंने यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, और ये एग्जैक्ट बन गया। क्या खतरनाक मैजिक है ये! मैजिक नहीं है, इसके पीछे का राज क्या है? ये जो फैक्टर है वो कोई ऑर्डिनरी फैक्टर नहीं है, यही को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में तो मेरे को पता था कि यही होगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से रिराइट कर दिया कि इसी से मल्टीप्लाई करके बता दिया। आपको किसे पता चलेगा एग्जाम में कि इसी से जो मल्टीप्लाई करना है, दूसरे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आप कैसे ढूंढोगे? इसीलिए हम एक सेपरेट करके टॉपिक पढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड हाउ टू डिटरमाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालोगे? अगर नॉन एग्जैक्ट है तभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और उसी से उसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाओगे और देन सॉल्व कर दोगे, खत्म बात। आगे की क्लास में, अगले लेक्चर्स में हम जो भी क्वेश्चंस लेने वाले वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बेस्ड होगा। उसमें क्या कहानी आएगा? उसमें कंसेप्ट यह आएगा कि उसको अगर डायरेक्टली इस फॉर्मेट में del m by del y और del n by del x चेक करते हो तो वो अनइक्वल आएंगे, दैट इज वो नॉन एग्जैक्ट है। फिर हम कुछ रूल्स यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर देखेंगे उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब उस एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो नया m और नया n जनरेट होता है, ठीक है ना? यहां पे गलती हुआ, इसको m डैश और इसको n डैश लिखना चाहिए था क्योंकि m और n तो ये ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, ठीक है ना? तो ये जो नया m डैश और n डैश आएगा उसको जब y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो वो इक्वल आएगा। और वो इक्वल आने का मतलब ही क्या है कि ये नया फॉर्मेट जो बना है वो एग्जैक्ट बन गया, दैट इज एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, हवा में नहीं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो फैक्टर को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है? तो अभी आप बोलोगे सर यहां पे तो आपको याद था इसीलिए आपने इसी से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी जगह पे हमको कैसे पता चलेगा? अरे बाकी जगह पे रूल्स बताएंगे ना आपको, आप सीखोगे उसी चीज को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो टॉपिक है उसमें वही तो सीखना है कि कैसे हमें अलग अलग रूल्स को यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है। बेसिक से पिक करूंगा, एकदम बोला, कोई रूल्स वगैरह याद ही नहीं कराऊंगा, सब प्रूफ करेंगे, सब प्रूफ करेंगे, एकदम लिंक करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ, बोला एकदम पानी जैसा बना दे सब्जेक्ट, ठीक है? वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आपको जो बोला जा रहा है वो चीज आप कर लो, ईमानदारी से काम कर लो, बस बाकी सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खत्म करा दूंगा, उसको इजी बना दूंगा आपके सामने, ठीक है? वो मेरा जॉब है, बट आपका जॉब आप अच्छे से कीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपको जैसे बोल रहा हूं वैसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, रट्टाबाजी करने की कोशिश करोगे, सब फॉर्मूले बता दो तो फील नहीं कर पाओगे, या फिर बार बार आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा आपको, आपका ही प्रॉब्लम है। बट मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, दिमाग में सब करेंगे। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? चलो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, जानवर तो है नहीं सिर्फ नोट्स को याद करते जाएंगे, ठीक है? तो बात को समझ जाइएगा आप क्लियरली, ठीक है? तो यही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फील्ड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिससे एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मेरे को तो याद था तो मैंने अभी निकाल दिया डायरेक्टली आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बट आप भी हकीकत में कैसे निकालोगे सब बताया जाएगा, चिंता मत करो। अगले दिन, अगले लेक्चर नंबर 3 देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके हाथ में आने के बाद डायरेक्टली देख के कैसे पहचान जाए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 2 लाइन लिख के। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब ये आपका बारी, आप जो भी होमवर्क है उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, है ना? इज्जत से होमवर्क कर लीजिएगा बाकायदा। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करके आप पूछ सकते हो, अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्लास में पूछ सकते हो, है ना? और तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा हूं, ठीक है? अगले क्लास में हम प्रॉपर्ली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टॉपिक विथ नोट्स स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। अलविदा।